हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर, उसका कुछ पोर्शन रह गया था और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और पार्ट सेकंड में हम कुछ जो उसमें जो पोर्शन रह गया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा और कोई पॉइंट्स जो हमने ऐड नहीं कर पाए थे हम फर्स्ट के अंदर, तो वो भी हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेबर के अंदर हमने बात की थी कि हम इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे, तो किसी कारणवश हम पूरा नहीं देख पाए थे ये। तो पहले हमने डिस्कस किया था लेबर के अंदर नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन, नॉर्मल लेबर यूटोशिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने एबनॉर्मल लेबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, कि लेबर की प्रोसेस जो है वो किन कारणों की वजह से कंप्लीट होती है, उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पे। और उसके बाद हमने लेबर पेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में डिस्कस किया था। और देन नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी स्टेजेस ऑफ लेबर के अंदर। स्टेजेस ऑफ लेबर में हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात कर ली थी और थर्ड स्टेज में हम प्लेसेंटल रिमूवल के मेथड्स की बात कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखते हैं इवेंट्स ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टेजेस ऑफ लेबर में हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज हमने डिस्कस की थी। थर्ड स्टेज को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? इट स्टार्ट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस टू एंड विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? थर्ड स्टेज। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या था? फर्स्ट स्टेज में था कि वो फुल ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक थी। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर थी वो थी फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के बाद, आफ्टर द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर के फीटस की डिलीवरी तक। ठीक है, तो उसमें हमने फीटस की डिलीवरी तक बात कर ली थी। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की अगर बात करें तो इसमें ये कब से स्टार्ट हो रही है? ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि जब डिलीवरी ऑफ फीटस हो चुका है। डिलीवरी ऑफ फीटस कहाँ हो चुका है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हो चुका है। उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू, कहां से कहां तक है? आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस टू एंड विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें जो डिलीवरी होगी वो किसकी होगी? थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। फीटस की डिलीवरी हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करा चुके हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आता है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा या डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ फीटस के बाद जो है वो किसकी डिलीवरी होगी? प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। अब प्लेसेंटा की डिलीवरी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है बेबी की डिलीवरी के जस्ट आफ्टर 15 टू 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के दौरान जो है वो प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन है। 30 मिनट तक भी नॉर्मल माना जाता है। और अगर हम बात करें कि डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा या एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें मेन स्टेप जो है वो है 3 स्टेप। इसमें जो पहला स्टेप है वो है सेपरेशन विद डेसिडुआ स्पोंजियोसम। ये प्लेसेंटा की एक स्ट्रक्चर है जो कि मदर की डेसिडुआ से जुड़ी हुई रहती है। मदर की जो डेसिडुआ है वो एंडोमेट्रियल लेयर है एक तरीके की, और एंडोमेट्रियल लेयर में भी जहां से वो अटैच है, यूट्रस में जहां से वो अटैच है प्लेसेंटा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेसिडुआ स्पोंजियोसम। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेसिडुआ स्पोंजियोसम। तो ये इस डेसिडुआ स्पोंजियोसम लेयर जो है यहाँ पे, ये डेसिडुआ स्पोंजियोसम लेयर पहले क्या होगी? सेपरेट होगी। अब इसके सेपरेशन के भी कुछ मेथड हैं जो नेचुरली रहते हैं यूट्रस के अंदर। उसमें 2 मेथड आते हैं, एक शल्ट्स मेथड आता है, एक आता है मैथ्यू डंकन सेपरेशन मेथड। शल्ट्स मेथड क्या है, मैथ्यू डंकन सेपरेशन मेथड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। शल्ट्स मेथड, शल्ट्स मेथड में हम बात करें तो ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है। ये बहुत ज़्यादा केस में हमें यही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चर है, जब वो सेपरेट होती हैं, जब डेसिडुआ स्पोंजियोसम का सेपरेशन होना स्टार्ट होता है, तो शल्ट्स मेथड में क्या होता है कि जब सेपरेट होगा तो सबसे पहले सेंट्रल पार्ट सब सेपरेट होगा।
प्लेसेंटा का सबसे पहले जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, पेरिफेरल पार्ट यानी कि जो इसके सराउंडिंग्स मार्जिन्स वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट होगा। तो सर्ट्स मेथड में क्या होगा, सर्ट्स मेथड के अंदर सबसे पहले सेंट्रल पार्ट और उसके बाद में पेरिफेरल पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे प्लेसेंटा का ये पार्ट सेंट्रल पार्ट पहले और उसके बाद में पेरिफेरल पार्ट सेपरेट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है इस तरीके से मेंशन भी किया है, फर्स्ट सेपरेशन होगा सेंट्रल पार्ट का, उसके बाद में सेपरेशन होगा पेरिफेरल पार्ट का। देन उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्यू डंकन सेपरेशन मेथड। ये थोड़ा लेस कॉमन है, बहुत कम केस में देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले जो है वो पेरिफेरल पार्ट सेपरेट होगा, प्लेसेंटा का जो पेरिफेरल पार्ट है ये सबसे पहले सेपरेट होगा, उसके बाद जो है सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या होगा, सेपरेट होगा। सबसे पहले कौन सा पार्ट, पेरिफेरल पार्ट, और उसके बाद में कौन सा पार्ट, सेंट्रल पार्ट क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ दो मेथड हैं जो कि प्लेसेंटा की जो डेसिडुअल स्ट्रक्चर हैं उसको सेपरेट करने के काम आते हैं। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है तो सेपरेशन के बाद जो दूसरी स्टेप है वो होती है डिसेंट प्रोसेस। डिसेंट प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे प्लेसेंटा जो है वो कहाँ आता है, मूवमेंट करने लगता है। और मूवमेंट कहाँ करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा इसका मतलब डिसेंट हो रहा है। डिसेंट प्रोसेस में क्या होगा, प्लेसेंटा का डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होगा, प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो अगर 15 से 20 मिनट के दौरान होती है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक भी जाती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा जो है वो 30 मिनट के दौरान नहीं हो पाया, कोई ऐसे कारण हो सकते हैं, तो अगर 30 मिनट के दौरान नहीं हो पाता है, फेल्योर इन डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा विद इन 30 मिनट आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज रिटेन्ड प्लेसेंटा। ऐसे प्लेसेंटा को हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं कि कोई प्लेसेंटा अपने टाइम ड्यूरेशन के दौरान अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के दौरान डिलीवर नहीं हो पाया। अब डिलीवर नहीं हो पाया इसका मतलब वो क्या है, रिटेन्ड प्लेसेंटा है, और रिटेन्ड प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही रह चुका है। अब यूट्रस के अंदर रह गया, अब उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो ऐसा होता है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा का बहुत बार केस आपको देखने को मिल सकता है हॉस्पिटल में लेबर के दौरान। तो ऐसी कंडीशन में, रिटेन्ड प्लेसेंटा की कंडीशन में हम क्या ऐसा मैनेजमेंट करें, कैसे उसको बाहर निकालें, उसके भी कुछ मेथड्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। और यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कॉम्प्लिकेशन भी मोस्टली जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें रिटेन्ड प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो 30 मिनट के दौरान अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ तो ऐसे प्लेसेंटा को हम रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते हैं। ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कॉम्प्लिकेशन भी है। चलिए बात करते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा के मैनेजमेंट की कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। अब इसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं। तो रिटेन्ड प्लेसेंटा मैनेज विद ईदर किन मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है, फर्स्ट फंडल प्रेशर, सेकंड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, थर्ड मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, जो कि जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है। फंडल प्रेशर और कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, ये दो मेथड ऐसे हैं जो कब यूज किए जाते हैं, जब प्लेसेंटा थोड़ा बहुत सेपरेट हो चुका है। और मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा जो है ये मेथड तब यूज किया जाता है जब प्लेसेंटा बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुआ है। मैं वापस कह रहा हूं, सुनिए इस बात को। फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ये मेथड तब यूज किए जाते हैं जब प्लेसेंटा पार्शियली सेपरेट हुआ है, फुल्ली सेपरेट नहीं हुआ है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा तब किया जाता है, इस मेथड को तब यूज करेंगे जब प्लेसेंटा बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुआ है, तब हम मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फंडल प्रेशर क्या है। फंडल प्रेशर में हम क्या करेंगे, फंडल रीजन को पहले पाल्पेट करेंगे। फंडल रीजन को पाल्पेट करेंगे तो पहली प्रोसेस तो क्या हो गई, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट स्टेप पाल्पेट द फंडस। पाल्पेट का मतलब होता है फील करना, पहले फील करके चेक करेंगे कि फंडल रीजन कहाँ है। अब फंडल रीजन को चेक किया तो पाल्पेट द फंडस, पहले फंडस को पाल्पेट किया,
पाल्पेट करने के बाद जब पता लग गया कि फंडस यहाँ पे है, उसके बाद फोर्स अप्लाई करेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसे करेंगे? सबसे पहले डाउनवर्ड करेंगे, उसके बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे? पाल्पेट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या कर लिया? फंडल रीजन को पाल्पेट कर लिया, उसके बाद में वहां पे पाल्पेट करने के बाद में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हैंड्स की सहायता से, अपने हाथों की सहायता से एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली कर रहे हैं यानी कि बाहर से कर रहे हैं, मदर की बेली से, बेली के साइड से कर रहे हैं। अब मदर की बेली के साइड से सबसे पहले क्या करेंगे? फंडल रीजन को पाल्पेट करके चेक करेंगे। फंडल रीजन को पाल्पेट कर लिया हैंड्स की सहायता से। अब हैंड की सहायता से आपने क्या कर लिया? फंडल रीजन को पाल्पेट कर लिया, उसके बाद में फोर्स अप्लाई करना है। कैसे फोर्स अप्लाई करेंगे? सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करना है, उसके बाद में बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, ये करते हैं हम फंडल प्रेशर के अंदर। ये कब करते हैं? फंडल प्रेशर में। अब जो अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो चेक भी करेंगे कि फंडल प्रेशर अगर अपन लगा रहे हैं तो प्लेसेंटा जो है वो धीरे धीरे डिसेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम है, ऐसे कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसमें हमें ये पता लगेगा कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है या प्लेसेंटा डिसेंड हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम है, उनकी बात भी हम करेंगे। तो फंडल प्रेशर के बाद में हम बात करते हैं कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन की। अभी इनकी इमेज भी मैं दिखाऊंगा आपको। कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन में क्या करेंगे? कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन में यहाँ पे पहली स्टेप में क्या करेंगे? जो सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन है, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन दोनों प्यूबिस बोन के बीच में जॉइंट होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। उस सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट के रीजन को हम क्या करेंगे? पाल्पेट करके चेक करेंगे। तो पेल्विस की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो पेल्विस की स्ट्रक्चर में जो ये पेल्विस की स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम बात करें तो सामने की तरफ दो प्यूबिस बोन्स होती हैं, ठीक है, और ये दो इनोमिनेट बोन्स हैं जिसमें कि दोनों इनोमिनेट बोन जो राइट और लेफ्ट साइड के अंदर होती हैं उसमें जो दोनों तरफ ही तीन तीन बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। जो अपर साइड में होती हैं उसको बोलते हैं इलियम, नीचे जो हॉर्न, नीचे वाले जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में जो बोन दिख रही है वो आपको वो है इस्चियम, और नेक्स्ट है प्यूबिस बोन। ये राइट साइड की हो गई। इसको अगर मैं डिवाइड करूं दो पार्टीशन में तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों पोर्शंस को बोला जाता है टू इनोमिनेट बोन्स। फर्स्ट ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये पेल्विस की बोन्स आती हैं। पेल्विस की बोन में टू इनोमिनेट बोन हो गई, एक सैक्रम हो गई, और उसके बाद में आता है कॉक्सिक्स वाला रीजन। ये नीचे कॉक्सिक्स आ गई। ठीक है, तो इसमें जो प्यूबिस रीजन है, ये दोनों प्यूबिक बोन के बीच यहाँ पे जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, इस रीजन को हम पाल्पेट करके चेक करेंगे। तो कंट्रोल कोर्ड ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे? हैंड्स की सहायता से इन दिस प्रोसेस फर्स्ट पाल्पेट द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन। इस सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को क्या करेंगे? पाल्पेट करेंगे। उसके बाद सेकंड चांस में क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? अपवर्ड, ऊपर की साइड में अपवर्ड, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों मेथड कब यूज करेंगे? जब प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है और पार्शियली सेपरेट हो चुका है, फुल्ली सेपरेट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस दोनों मेथड्स को हम यूज करेंगे जिससे कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी मूवमेंट में आ सके, अपने डिसेंट प्रोसेस में आ सके। ठीक है, तो इसकी कुछ इमेज हम देखते हैं यहाँ पे। इस इमेज में आपको दिखाया गया है यहाँ पे जो फंडल प्रेशर है, फंडल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया? हैंड्स की सहायता से हमने क्या किया? ये है यूट्रस, ये यूट्रस है। इस यूट्रस में ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं फंडल रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? फंडल रीजन। यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पे मदर की बेली, ये क्या है? मदर की बेली है, मदर का एब्डोमेन एरिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने हैंड्स की सहायता से
फंडस को क्या कर रहे हैं, पालपेट कर रहे हैं, फंडस को क्या कर रहे हैं, पालपेट कर रहे हैं। पालपेट किया, चेक किया, और उसके बाद में डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपने हैंड्स की सहायता से डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। तो ये तो होता है फंडल प्रेशर के अंदर। कंट्रोल कोट्रैक्शन में क्या कराएंगे, कंट्रोल कोट्रैक्शन में यहाँ पे देखिए इस इमेज के अंदर, इस इमेज में आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये यूट्रस है, यूट्रस के सामने ये ब्लैडर हो गया, ये ब्लैडर हो गया, और यहाँ पे आपको व्हाइटिश कलर में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है एक तरीके से बोनी लैंडमार्क है, और इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन, जो दोनों प्यूबिस बोन के बीच में होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन। इस सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने फिंगर्स की सहायता से क्या कर रहा है, पालपेट कर रहा है। पालपेट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल कोट्रैक्शन में कौन सा मूवमेंट कराएंगे, पालपेट किया, किसको पालपेट किया, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन को पालपेट किया, फोर्स अप्लाई किया अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करवाएंगे, फोर्स अप्लाई करवाएंगे। अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बार बार फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से जो प्लेसेंटा जो रुका हुआ था अंदर, रिटेन प्लेसेंटा था, वो अब अपनी मूवमेंट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन बात करते हैं, इंडिकेशन क्या है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के। हमें कैसे पता लगेगा कि प्लेसेंटा जो है वो क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, इसका पता लगाने के लिए हम चेक करेंगे पीवी एग्जामिनेशन के अंदर, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कि कोई गश ऑफ ब्लड जो है वो एक साथ अगर निकलता है पर वेजाइनली, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है। क्योंकि आप इस चीज को नॉर्मली समझिए कि जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो सेपरेट होगा, धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, और एकदम से पूरा सेपरेट हो गया तो वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। यूट्रस की भी कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, उसकी वजह से जो ब्लड कलेक्शन हो रहा था बिहाइंड द प्लेसेंटा, वो एकदम से क्या होगा, बाहर की साइड एक्सपल्ज आउट होगा। तो अगर सडनली एक्सपल्शन होता है किसका, गश ऑफ ब्लड का, अगर सडनली क्या होता है, एक्सपल्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि प्लेसेंटा क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्सपल्शन ऑफ सडन गश ऑफ ब्लड पर वेजाइनली क्या निकलेगा, एकदम से सडनली गश ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलेगा। तो एक तो ये साइन एंड सिम्टम हो गया, ये एक इंडिकेशन हो गया। दूसरा इंडिकेशन ये है कि लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखेगी। हमें कहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखेगी, बाहर की तरफ इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्योंकि हमें पता है कि फीटस की डिलीवरी तो हो चुकी है भाई, यहाँ पे यूट्रस है और यहाँ पे अगर हमारे पास बेबी है, ठीक है। तो अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अटैच है प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर से। तो प्लेसेंटा अगर डाउनवर्ड आता है तो बाहर की तरफ जो है अम्बिलिकल कॉर्ड भी धीरे धीरे बाहर की तरफ आती हुई हमें दिखाई देगी। तो इसका मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड की जो है लेंथ भी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो गया कि हमें पता लग जाएगा कि धीरे धीरे प्लेसेंटा क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, जिसकी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। तीसरा जो इंडिकेशन है, ये एक्सपीरियंस जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं इनके द्वारा असेस किया जाता है। इसमें फंडल हाइट जो है वो क्या होती है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये भी फंडल हाइट का थोड़ा सा बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, तो ये कंडीशन भी जो है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के इंडिकेशंस में आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस जो है वो है मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। मैनुअल रिमूवल, इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट नहीं हुआ है, तो सेपरेट करवाना है। सेपरेट कैसे कराएंगे सर, हाथों की सहायता से कराएंगे, मैनुअली कराएंगे। मैनुअल का मतलब होता है बाई हैंड। अब हैंड्स की सहायता से कराएंगे, ये प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक्स इसमें यूज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो प्रॉपर इसमें स्टेराइल टेक्निक वगैरह यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है इसमें, इसको कब यूज करना है। यूज व्हेन प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, हैंड की सहायता से प्लेसेंटा को रिमूव कराना है। तो कब यूज करते हैं इसको,
व्हेन प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड, जब प्लेसेंटा जो है वो क्या नहीं हुआ है, सेपरेट नहीं हुआ है, तब इसको यूज करना है। इसमें ये प्रोसेस जो है वो आईवी थियोपेंटाल सोडियम इंट्राविनसली, थियोपेंटाल सोडियम ये जनरल एनेस्थीसिया है, इसके अंडर में जो है वो ये प्रोसीजर किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में ही ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनके हैंड्स जो है वो प्रॉपर कैसे होने चाहिए, ग्लविंग हैंड्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक यूज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल गाइडलाइंस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन हैंड, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनका जो भी डोमिनेंट हैंड होता है वो अपने डोमिनेंट हैंड को क्या कराएंगे, एडमिनिस्टर कराएंगे। कहाँ पे, यूट्रस के अंदर पर वेजाइनली क्या करवाएंगे, हैंड को एडमिनिस्टर कराएंगे, हैंड को इंसर्ट करेंगे। किस शेप में इंसर्ट करना है, यहाँ पे कौन शेप के अंदर इंसर्ट करना है, हैंड को जो है वो कौन शेप के अंदर इंसर्ट करना है, स्ट्रेट नहीं करेंगे। हैंड को कैसे करेंगे, कौन शेप के अंदर क्या करना है, मूव कराना है अंदर की तरफ। इसकी इमेज देखिए कैसा होता है कौन शेप हैंड। यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर का हैंड है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपने हैंड को ये देखिए किस तरीके से कर्व में कर रखा है। इस तरीके का जो कर्व है इसको अपन कह रहे हैं कॉन शेप हैंड। इस तरीके से कॉन शेप फैशन के अंदर हैंड को प्लेसमेंट, हैंड को क्या करवाना है, एडमिनिस्टर करवाना है, अंदर की तरफ मूव करवाएंगे और कहां तक लेकर के जाएंगे, प्लेसेंटा की मार्जिन स्ट्रक्चर तक। प्लेसेंटा की जो मार्जिनल स्ट्रक्चर है वहां तक लेके जाना है और इन फिंगर्स की सहायता से, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं फिंगर्स की सहायता से स्लाइसिंग मूवमेंट करवाते हैं। इस स्लाइसिंग मूवमेंट धीरे धीरे अपने फिंगर्स की सहायता से धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश करेंगे प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर्स को। तो जहां पे ये प्लेसेंटा अटैच है वहां से धीरे धीरे इसको हटाएंगे, धीरे धीरे हटा के क्या कराएंगे, यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा के मार्जिन तक हैंड को कौन शेप फैशन में लेके जाना है, रीच अप टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के मार्जिन तक ले गए। उसके बाद क्या करवाया, स्लाइसिंग मूवमेंट करवाई, फिंगर्स की क्या करवाई, स्लाइसिंग मूवमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए स्लाइसिंग मूवमेंट करवाया। स्लाइसिंग मूवमेंट कराने के बाद गाइड द सेपरेटेड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पूरा सेपरेट हो चुका है। सेपरेट होने का मतलब है कि अब प्लेसेंटा को क्या करना है, गाइड करना है, उसको पकड़े रखना है। अब आप उसको क्या कर लिया, गाइड कर लिया। गाइड करने के बाद क्या करेंगे, गाइड द सेपरेटेड प्लेसेंटा, देन उसके बाद में आउटसाइड द यूट्रस बाय सेकेंड हैंड, दूसरे हाथ की सहायता से उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अब उसको गाइड कर लिया, गाइड करके उसको धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही वो परवेजाइनली अगर बाहर आ जाता है तो दूसरे हाथ की सहायता से, सेकेंड हैंड की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे आउटसाइड द यूट्रस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने हैंड इंसर्ट किया था उसको अभी एकदम से बाहर नहीं निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड हैंड की सहायता से उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अपने जो भी असिस्टेंट हैं उनको बोलेंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्टर कीजिए इंजेक्शंस लगाइए मदर को। तो यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो दो तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अर्गोमेट्रिन और मिथर्जिन। ये अर्गो डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप द ब्लीडिंग, ये कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएंगे जो कि क्या करेंगी, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगी। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, जहां से ब्लीडिंग हो रही थी वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके की ऐसी कंडीशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि एकदम से हमें हैमरेज की कंडीशन देखने को नहीं मिले, तो मदर को हेमरेज की कंडीशन से बचाने के लिए, पीपीएच की कंडीशन से बचाने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन से बचाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इंजेक्शंस यूज करने पड़ेंगे। उसमें एक आता है अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन, एक आता है अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन। ये हम कितना यूज करेंगे, 0.5 mg, 0.5 mg इतनी डोज में यूज करना है। रूट क्या रहेगा इसका, या तो इंट्राविनसली या इंट्रामस्कुलर इसको लगाएंगे। मिथर्जिन इंजेक्शन जो है वो 0.2 mg हमें यूज करना है, इसको भी इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर साइड से इसको क्या करना है, लगाना है। किस यूज में आते हैं ये, स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। जब ये इंजेक्शंस लगा देंगे तो उसके बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे,
जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अपने हैंड को जो हैंड हमने इंसर्ट किया था प्लेसेंटा को गाइड जिससे किया था, उस हैंड को क्या करेंगे, उस डोमिनेंट हैंड को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये था मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। इसमें हैंड की सहायता से क्या किया जाता है, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया मदर को लगाते हैं, इसमें पर वेजाइनली ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इसमें हैंड का जो शेप है वो कौन शेप फैशन रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, कौन शेप फैशन में रहनी चाहिए, कौन शेप फैशन में रहनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कौन शेप फैशन रहती है तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा की जो मार्जिन्स हैं वो प्लेसेंटा की मार्जिन्स कैसी रहेंगी, प्लेसेंटा की मार्जिन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। इस प्लेसेंटा की मार्जिन्स तक यहाँ पे कौन से फैशन लेके गए, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने इस फैशन के अंदर, इस हैंड की फैशन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेसेंटा की मार्जिन्स पे अपनी फिंगर्स को लेके जाएंगे और धीरे धीरे प्लेसेंटा को सेपरेट कराएंगे और गाइड करवा करके अपने सेकेंड हैंड की सहायता से बाहर निकलवाएंगे। और उसके बाद में जो अर्गोट डेरिवेटिव्स जो इंजेक्शंस हैं वो यहाँ पे यूज करने हैं, जिसमें हमने बात की थी कि मिथर्जिन और इसके अलावा मिथर्जिन और अर्गोमेट्रिन के इंजेक्शन हमें यूज करने हैं। उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने डोमिनेंट हैंड को जो है वो बाहर रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ स्टेजेस ऑफ लेबर की बात हमने की। स्टेजेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की बात कर ली हमने। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हम बात करेंगे कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है। तो अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा हो जाता है, तो उसके बाद 1 से 4 घंटे तक का जो पीरियड है वो लगभग फोर्थ स्टेज के अंदर काउंट होता है। तो इसमें बोला जाता है कि ये कैसी स्टेज है, ये ऑब्जर्वेशन स्टेज है। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का एक दूसरा नाम और है ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो कब बोलते हैं इसको, बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा टू 4 आवर्स ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड। तो पोस्टपार्टम पीरियड यानी कि डिलीवरी के 4 घंटे, डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी के बाद 4 घंटे का जो पीरियड है वो कौन सा कहलाता है, वो ऑब्जर्वेशन स्टेज के अंदर आता है। ऑब्जर्वेशन स्टेज का मतलब ये हो गया कि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में सारी प्रोसेस जो है उसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्लेसेंटा का ऑब्जर्वेशन करेंगे, फीटल का ऑब्जर्वेशन करेंगे, मदर की कंडीशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये सारा सब कुछ इसमें रहेगा। तो इसमें मेनली जो है वो मदर की जो है वाइटल साइंस हमें चेक करने हैं। इसमें बीपी जो है एवरी 30 मिनट हमें चेक करनी है। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पे पल्स रेट हमें एवरी 15 मिनट में हमें मदर की चेक करनी है, बार बार चेक करनी है। उसके अलावा फीटल मेजर्स की बात करें तो फीटल में हमें अपगार स्कोरिंग वगैरह चेक करनी है, फीटल की रिफ्लेक्सेस हमें चेक करने हैं। तो वो सारा फीटल मैनेजमेंट के अंदर रहता है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इतना समझना है कि ऑब्जर्वेशन स्टेज है, इसमें प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर्स भी हमें यहाँ पे देखनी है। तो प्लेसेंटा अगर डिलीवर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं विलाई सिस्टम की। तो विलाई सिस्टम में हम देखते हैं कि एक विलाई सिस्टम जो है, एक कोटिलेडन जो है वो 5 से 6 विलाइस से मिलकर के बनता है। तो टोटल जो है वो कोटिलेडन की अगर हम बात करें तो 16 टू 24 तक अप्रोक्सीमेटली कोटिलेडन जो है वो प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और विलाई सिस्टम की अगर अपन बात करें तो एक कोटिलेडन के अंदर, एक कोटिलेडन में अप्रोक्सीमेटली 5 टू 6 विलाइस जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर 16 टू 24 अगर कोटिलेडन प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो है, नॉर्मल लेबर के अंदर प्लेसेंटा पूरा बाहर आ चुका है। अगर नहीं हुआ है प्लेसेंटा पूरा डिलीवर, 16 कोटिलेडन नहीं है, कम है, मान लीजिए 10 कोटिलेडन ही हमें तो शो हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि प्लेसेंटा की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो वो अंदर ही रह गई हैं। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम रिटेन प्लेसेंटा या रिटेन बीट्स ऑफ द प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो उसके लिए हमने मेथड देख लिए, उसके लिए हमने फंडल प्रेशर देख लिया, कंट्रोल कोर ट्रैक्शन देख लिया, और मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा वो किस तरीके से हम करेंगे वो भी हमने देख लिया। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में ये कुछ असेसमेंट हम करेंगे। और क्या है, टू फाइंड आउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हुए हैं मदर को तो उनको हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, और उनका जल्द से जल्द क्या करवाना है, मैनेजमेंट करवाना है। तो इसमें मोस्टली जो है वो हमें पीपीएच के केस देखने को मिलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के केस देखने को मिलते हैं, जिसमें 500 ml से ज़्यादा तक ब्लीडिंग जो है वो मदर की कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती है आफ्टर डिलीवरी। तो
ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली स्टेज में इसको जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंजेक्शंस आते हैं, तो वो हम प्रोफाइलेक्सिस के रूप में भी लगाते हैं, मिथर्जिन और अर्गोमेट्रिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बीटी भी कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, फ्लूइड थेरेपी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे स्टेजेस ऑफ लेबर जिसमें हमने बात की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इवेंट्स ऑफ लेबर की। इवेंट्स क्या हैं? इवेंट्स एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो लेबर के दौरान आते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या इवेंट्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसमें हम बात करेंगे फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन या फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर की। इसमें फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन में कितने तरीके का वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेशन ये हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप इसमें आराम से फर्स्ट पार्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फंडल डोमिनेंस की। फंडल डोमिनेंस क्या है? फंडल डोमिनेंस का मतलब ये है कि फंडस की बात हो रही है। फंडस की बात हो रही है, सर फंडस कहाँ है? फंडस यूट्रस के अंदर है। और किसके ऊपर डोमिनेंट है? तो डोमिनेंट किसके ऊपर है? तो यहाँ पे डोमिनेंसी की बात की गई है, डोमिनेंट यूट्रस के अंदर की बात हो रही है। अब यूट्रस में जो मेन स्ट्रक्चर है, वो यूट्रस में जो मेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है फंडल रीजन। फंडल रीजन मेन स्ट्रक्चर क्यों बोली गई है? वो इसलिए बोली गई है क्योंकि यहाँ पे यूट्रस का पेस मेकर प्रेजेंट होता है। यूट्रस का पेस मेकर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो पेस मेकर का प्रेजेंस ही इसकी डोमिनेंसी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन फंडस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में फंडस की बात हो रही है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट अराइज, इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अराइज होंगे, जो स्टार्ट होंगे, इनिशिएट होंगे, वो कहाँ से होंगे? वो यूट्रस में फंडल रीजन से स्टार्ट होंगे। और फंडल रीजन में भी कहाँ से स्टार्ट होंगे? ट्यूबल ओस्टिया रीजन से स्टार्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं यूट्रस का पेस मेकर। पेस मेकर ऑफ यूट्रस जो है वो क्या है? पेस मेकर ऑफ यूट्रस है ट्यूबल ओस्टिया रीजन। ट्यूबल ओस्टिया रीजन जो है वो फेलोपियन ट्यूब और फंडल रीजन के बीच का रीजन है, यानी कि जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड फंडस ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो जंक्शन क्या है? ये देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब अटैच है यूट्रस से। ये यूट्रस दिख रहा है आपको, इस यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब अटैच है। फेलोपियन ट्यूब का ये इंटरस्टिशियल पार्ट है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट इधर से शो हो रहा है आपको यूट्रस की साइड से, ये है इंटरस्टिशियल पार्ट और ये है यूट्रस। इनके बीच में जो जंक्शन है यहाँ पे, इस जंक्शन के लेवल पे जो है वो क्या होता है? दोनों साइड के अंदर ही क्या होता है? ट्यूबल ओस्टिया रीजन, और इसी का दूसरा नाम है कॉर्नुअल रीजन। इसी को बोलते हैं कॉर्नुअल रीजन, या कॉर्नुआ बोल दो या फिर ट्यूबल ओस्टिया बोल दो, बात एक ही है, तीनों नाम एक ही है। कॉर्नुअल ऑफ द यूट्रस बोल दो, कॉर्नुआ बोल दो या ट्यूबल ओस्टिया बोल दो, बात एक ही है। ये पेसमेकर है यूट्रस का। यहाँ पे लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होंगे तो कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है, कुछ कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। अब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो ये कहाँ से जनरेट होंगे? ये यूट्रस की जो ट्यूबल ओस्टियल रीजन है यहाँ से जनरेट होंगे। अब यहाँ से जनरेट होंगे तो उसके बाद में कैसे मूवमेंट रहेगा इनका? पहले एक्रोस, पहले कैसे जाएंगे? यूट्रस के एक्रोस क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। जिस तरीके से मैं एरो को शो कर रहा हूँ उस एरो को आप देखिए। पहले कैसे आएंगे? पहले तो एक्रोस आएंगे, पहले कैसे आएंगे? अक्रॉस द यूट्रस। उसके बाद में डाउनवर्ड मूवमेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रहेगा। इस तरीके से इसका जो है यूट्रस में क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शंस अराइज रहेंगे। पहले कहाँ से रहेंगे? ट्यूबल ओस्टियल रीजन से, फिर अक्रॉस जाएंगे, फिर डाउनवर्ड जाएंगे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होना, अराइज होना ट्यूबल ओस्टियल रीजन से। फंडस का यहाँ पे मेन रोल है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फंडल डोमिनेंस। ठीक है,
तो चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन में हम बात करें 2 सेगमेंट की, तो 2 सेगमेंट मेनली क्या है? 2 सेगमेंट यहाँ पे हम बात करते हैं यूट्रस के अंदर। एक तो अपर यूट्राइन सेगमेंट है, एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट है। इसके कुछ डिफरेंशिएशन की भी बात करते हैं। तो इसमें अपर यूट्राइन सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो अपर यूट्राइन सेगमेंट एक तरीके का एक्टिव सेगमेंट है। कैसा सेगमेंट है? एक्टिव सेगमेंट है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो एक तरीके का क्या है? पैसिव सेगमेंट है। पैसिव सेगमेंट इसलिए बोला गया है, यहाँ पे ज्यादा कोई रोल नहीं है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का, इसलिए एक्टिव सेगमेंट अपर यूट्राइन सेगमेंट को बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जनरेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहाँ पे जो मसल फाइबर हैं वो अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर जो है वो किस तरीके के होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर होते हैं। अभी हम इमेज में बात करेंगे आगे किस तरीके से ये शो होते हैं। इनकी बकेट होल्डिंग फैशन होती है जिसकी हम बात करेंगे। उसके बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो मसल फाइबर होते हैं वो सर्कुलर मैनर के अंदर होते हैं। अपर यूट्राइन सेगमेंट में जो मसल फाइबर हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके दौरान किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अपनी रीपोजिशनिंग में वो किस तरीके से आया। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, अब सिकुड़ेगा तो उसके बाद में अपनी रिट्रैक्शन, अपनी पोजीशन में भी वापस आने की कोशिश करेगा, तो एकदम से कोलैप्स नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन रहेगा वो किसके अंदर? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर के अंदर। लेकिन सर्कुलर मसल फाइबर में क्या होता है? जब अपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसके दौरान ये हमेशा रिलैक्स ही रहते हैं। सर्कुलर मसल फाइबर कैसे रहेंगे? रिलैक्स रहेंगे, जिसकी वजह से सर्विक्स क्या रहेगी? सर्विक्स क्लोज रहेगी। तो ऐसे मसल फाइबर जो कि सर्कुलर मसल फाइबर हैं जिनमें रिलैक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पाए जाते हैं। मसल फाइबर्स जो है लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल फाइबर हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जबकि हम बात करें सर्कुलर मसल फाइबर की, ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में जो ये मसल फाइबर हैं थिक वाले लॉन्गिट्यूडिनल, ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। और जो थिन मसल फाइबर हैं, सर्कुलर मसल फाइबर हैं, ये कैसे होते हैं? लॉन्ग मसल फाइबर होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि मैंने मेंशन किया है अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट को। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन हो रहा है किसके अंदर? इसमें जो मेन पॉइंट हमें समझना है वो है पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की पोलैरिटी कैसे मेंटेन रहेगी? तो यूट्रस की पोलैरिटी 2 चीजों से मेंटेन रहती है। एक तो अपर यूट्राइन सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट का रिलैक्सेशन। इन दोनों की जो बैलेंसिंग है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, इनकी वजह से यूट्रस की जो पोलैरिटी है वो क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, देयर इज एक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब एक्टिव कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच रहेगा? इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ अपर यूट्राइन सेगमेंट विथ किसके साथ? रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो यहाँ पे दोनों फाइबर्स जो है यहाँ पे काम करेंगे। दोनों फाइबर्स क्या करेंगे? जो दोनों मसल फाइबर हैं वो दोनों मसल फाइबर ही यहाँ पे क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट के तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर हैं वो कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन प्रोसेस से, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो पाए जाने वाले सर्कुलर मसल फाइबर है वो रिलैक्सेशन की प्रोसेस से क्या करेंगे? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से यूट्रस अपनी पोजीशनिंग के अंदर हमेशा एक जैसा बना हुआ रहेगा। ये बात अलग है कि जेस्टेशनल एज बढ़ते बढ़ते यूट्रस की साइज में थोड़ा सा अंतर आता है। तो जैसे जैसे हम बात करते हैं कि साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ने का मतलब होता है जेस्टेशनल एज भी काउंट होते हैं। तो जेस्टेशनल एज जैसे जैसे बढ़ते हैं इसका मतलब यूट्रस की साइज भी इंक्रीज होती है। तो बोला जाता है कि 7 गुना साइज जो है वो यूट्रस की बढ़ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर नॉन प्रेग्नेंट लेडी की रहती है, तो अप्रोक्सीमेटली लेबर के दौरान यानी कि टर्म प्रेगनेंसी तक आते आते लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर तक यूट्रस की साइज हो जाती है। तो ये यूट्रस की जो साइज का मेंटेनेंस है, यही सारा पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का खेल है यहाँ पे। तो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस में मसल फाइबर का मेन रोल है। तो यहाँ पे मसल फाइबर में यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में हमें ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सर्कुलर मसल फाइबर, ये दोनों ही हेल्प करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि और अदर फर्दर जो कुछ हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से मेंटेन करते हैं पोलरिटी ऑफ यूट्रस को। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इसकी, किसको किस में हेल्प करेंगे, मेंटेन द पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे। यहाँ पे देखिए इंजेक्शंस की बात करें, अर्गोमेट्रिन, मेथर्जिन, ये किसी तरीके की पोलरिटी ऑफ यूट्रस को कोई मेंटेनेंस नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम नहीं है। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो करा सकते हैं लेकिन ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के काम आएंगे। यहाँ पे कोई भी पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करने का इनका कोई रोल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वाइल अर्गो डेरिवेटिव्स अर्गोमेट्रिन मिथर्जिन डू नॉट मेंटेन द पोलरिटी ऑफ द यूट्रस, ये कभी भी पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन नहीं करेंगे। दैट्स वाई अर्गो डेरिवेटिव्स नॉट यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर एंड मस्ट बी यूज्ड आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी। जब हमें पता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर में हम किसी तरीके का कोई इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करना है, तो यहाँ तक तो हमें यूज ही नहीं करना है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर में ऐसे अर्गो डेरिवेटिव्स हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर डिलीवरी की कंडीशन में हम बात करें कि पीपीएच का केस और पीपीएच के चांस अगर बन रहे हैं, एंटीरियर शोल्डर ऑफ बेबी अगर डिलीवर होता है, यानी कि बेबी का एंटीरियर शोल्डर अगर डिलीवर होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं कि वहां पे हम अर्गो डेरिवेटिव्स यूज कर सकें जिससे कि मदर को पीपीएच की कंडीशन से बचाया जा सके। तो इसमें कुछ हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के दौरान कुछ रिंग फॉर्मेशन होता है, तो उसमें नॉर्मल रिंग फॉर्मेशन और एबनॉर्मल रिंग फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग की। तो देखिए यहाँ पे यूट्रस की पोल की अगर अपन बात करें तो ये अपर पोल है यूट्रस की, ये अपर पोल हो गई जो कि थिक होती है। ये यूट्रस की लोअर पोल दिखाई दे रही है आपको इस इमेज के अंदर। इस इमेज में हम बात करें तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं, यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं जो सर्कुलर मैनर के अंदर होते हैं, और लोअर और अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर यहाँ पे इस तरीके से मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपको अलग से इमेज में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेंशन रहते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके से इस लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर जो है इस फैशन के अंदर क्या रहेंगे, यहाँ पे मेंशन रहेंगे। अब इन दोनों मसल फाइबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है और उसके दौरान एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये रिंग जो है हम अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हम देख सकते हैं। अगर ये रिंग नॉर्मली बनती है तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ये फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ये मदर की बेली के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, मदर की बेली पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब अपन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं मदर का, तो ऐसी कंडीशन में मदर की बेली में किसी तरीके का कोई बल्ज, किसी तरीके का कोई सेपरेशन या किसी तरीके का कोई डिप्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मदर की बेली एकदम फ्लैट और नॉर्मल हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम इसको सोनोग्राफी में चेक करते हैं तो ये रिट्रैक्शन रिंग हमें नॉर्मली विजिबल रहती है। तो इसलिए इसको बोला गया है ये किस तरीके की रिंग फॉर्मेशन है, ये फिजियोलॉजिकल रिंग फॉर्मेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। अगर यही रिंग किसी डिजीज की वजह से हो जाए, किसी कारणवश हो जाए, ऐसा कोई कारण हो जाए जिसकी वजह से लेबर जो है वो लंबा चला गया, प्रोलॉन्ग लेबर का केस है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये रिंग एबनॉर्मली दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है, इस इमेज में देखिए। इस इमेज में यहाँ पे ये नॉर्मल शेप है एब्डोमेन की, ये विमेन है, प्रेग्नेंट विमेन, जिसमें मैंने बेली की स्ट्रक्चर दिखाई है। ये नॉर्मल बेली की स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट इमेज के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। इसमें आपको फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग आपको देखने को मिल सकती है, इसमें फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग आपको देखने को मिल सकती है। किसी तरीके का कोई डिप्रेशन आपको देखने को नहीं मिल सकता इस बेली के ऊपर, मदर के एब्डोमेन के ऊपर। तो अगर कोई डिजीज कंडीशन की वजह से अगर ऐसा होता है कि कोई डिजीज अगर हो चुकी है या फिर मदर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में जा रही है, कौन से लेबर के केस में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लाइक मदर का पेल्विस स्ट्रक्चर सही नहीं है, सीपीडी के केस हैं। तो ऐसे केस में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में, जो कि लेबर लंबा जा रहा है, बेबी अंदर की तरफ स्टक हुआ है, तो ऐसे केस में हमें पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग देखने को मिलती है और उसी को हम क्या कहते हैं, बेंडल्स रिंग कहते हैं।
इस बेंडल्स रिंग के केस में आपको जो रिंग है वो इस तरीके की दिखाई देगी, जो दोनों स्ट्रक्चर हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसके बीच में कुछ डिप्रेशन आपको दिखाई देगा मदर की बेली के ऊपर। तो मदर की आप बेली को असेस करके फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा अपन चेक कर सकते हैं कि अगर बेंडल्स रिंग अगर दिखाई दे रही है, इस तरीके का कोई डिप्रेशन पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का कोई डिप्रेशन पार्ट अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लेबर जो है वो किस में जा रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा रहा है। तो उसके लिए फिर अलग से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग की। उसके बाद हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर। इसमें यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में भी दिखाया गया है और सेकंड इमेज में भी मैंने शो किया है। फर्स्ट इमेज में यहाँ पे देखिए ये अपर यूट्राइन सेगमेंट हो गया, जिसमें कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर है वो इस तरीके से फैशन में रहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ रेड मार्किंग से। उसके बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये तो बात हो गई किसकी, अपर यूट्राइन सेगमेंट की, ये तो बात हो गई अपर यूट्राइन सेगमेंट की। उसके बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट देखिए, ये एलयूएस लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसमें जो मसल फाइबर है ये इस तरीके से सर्कुलर होते हैं, ये इस तरीके से सर्कुलर मसल फाइबर जो कि थिन होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं। ये जो फैशन होता है, इस तरीके का जो फैशन है, ये आपको थोड़ा सा बकेट की तरह दिखाई दे रहा है। एक जो बकेट होती है हमारे घर में, उस बकेट की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बकेट होल्डिंग फैशन ऑफ द मसल फाइबर ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस में ये बकेट होल्डिंग की फैशन में आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंस की कि अपर यूट्राइन सेगमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अपर यूट्राइन सेगमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता है। अब सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि मैं इसके वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बेबी जो है अगर यहाँ पे ग्रो होता है तो उसका धीरे धीरे लेबर तक आते आते यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो क्या रहता है, यहाँ पे इसका बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे एक तो बात क्या हो गई मेन कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम रहता है। सरफेस एरिया कम रहने की वजह से यहाँ पे जो ब्लीडिंग के जो चांस है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया कम रहेगा। जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उतना कंप्रेस होगा पार्ट, और यूट्रस की अगर लाइनिंग वॉल्स अगर कंप्रेस होती हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांस कम रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपर यूट्राइन सेगमेंट से प्लेसेंटा का जो सेपरेशन है वो इजीली सेपरेट हो जाता है। प्लेसेंटा जो है वो इजीली कहाँ से सेपरेट हो जाता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट से इजीली सेपरेट हो जाता है। इसलिए बोला भी जाता है कि हीमोस्टैटिक यूज भी है इसका, एक्ट एज ए हीमोस्टैटिक यानी कि ब्लीडिंग को रोकने में जो है वो सबसे ज्यादा कारगर जो है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो ये जल्दी से वर्क करेगा। ये थे कुछ अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर ऑफ यूट्रस जो कि मैंने इमेज में दिखाए हैं, तो इसको देखिए आप, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलेशन हम बात कर चुके हैं पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं इसको जाकर के। ठीक है, और बाकी अगर आपको इससे नोट्स बनाने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में लास्ट वन हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन की, कि इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये यूट्रस के अंदर जब बैग लाइक स्ट्रक्चर बनती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, तो ये कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए यूट्रस के अंदर जो है, यूट्रस की जो डेसिडुअल जो स्ट्रक्चर है, ये डेसिडुआ जो स्ट्रक्चर है यूट्रस की, ये क्या होने लग जाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाती है। अब धीरे धीरे सेपरेट होगी तो सेपरेशन के दौरान ही धीरे धीरे बल्ज आउट भी होने लग जाती है। बल्ज आउट होने की वजह से ये एक अलग से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर के पूरे बेबी के अराउंड यानी कि चारों तरफ क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। इसका कलेक्शन जो है वो मेनली बेबी के चारों तरफ रहेगा। अब बेबी के चारों तरफ रहेगा तो यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी इसके अंदर काउंट होगा। तो बेबी के जो चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड था ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसको हम वाटर के नाम से भी जानते हैं, लिक्वर के नाम से भी जानते हैं। ये लिक्वर अगर बेबी के चारों तरफ है, पीछे की साइड है, जो कि हमें विजिबल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं हाइंड वाटर। जैसे जैसे बेबी डिसेंड होता है सर्विक्स के रीजन से, तो सर्विक्स के रीजन से जैसे जैसे ये धीरे धीरे डिसेंड होगा तो ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो
बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने की तरफ एक गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अलग से दिखाई देगा ये। तो ये आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में फील भी कर सकते हो, इसको आसानी से देखा जा सकता है, फील भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का बैलून लाइक अगर स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई देती है जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ है और बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने है, तो इसको हम कहते हैं फॉर वाटर फॉर्मेशन। यहाँ पे बनता है फॉर वाटर और बेबी के अराउंड यानी कि बेबी के अलोंग साइड यहाँ पे पीछे की साइड में क्या रहेगा, हाइंड वाटर रहेगा। तो दो वाटर हो गए यहाँ पे, हाइंड वाटर और एक फॉर वाटर। फॉर वाटर बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट और हाइंड वाटर रहेगा बेबी के अलोंग साइड, बेबी के चारों तरफ। फिर जब स्पॉन्टेनियस रप्चर होती है बेग ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाता है और बेबी जो है वो धीरे धीरे डिसेंड होकर के बेबी की डिलीवरी हो जाती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ बेग ऑफ मेम्ब्रेन। इसकी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट्स। द लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेचेस, जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेच होंगे, कब स्ट्रेच होंगे, जब स्ट्रॉन्ग एक्शंस होगा। स्ट्रॉन्ग एक्शन किसका होगा, यूट्राइन मसल्स का। जब स्ट्रॉन्ग एक्शंस आएंगे यूट्राइन में, यूट्राइन मसल्स में अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट भी स्ट्रेच होता है। उसके स्ट्रेचिंग के दौरान कोरियन मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिनकी वजह से एक बल्ज, ये जो कोरियन मेम्ब्रेन है ये अलग से डिटैच होकर के, बल्ज होकर के अलग से एक वेज शेप बैग बना लेती है। वेज शेप बैग उसको कहते हैं जिसमें एक कॉर्नर जो है वो कैसा रहेगा, थिन रहेगा, एक कॉर्नर थोड़ा सा थिक रहता है। तो वेज शेप बैग बन जाता है यहाँ पे। तो वेज शेप बैग इस तरीके से एक कॉर्नर जो है वो क्या रहेगा, थिन रहेगा, एक कॉर्नर जो है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा थिक रहेगा। तो वेज शेप बैग यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, जिसमें बेबी की जो पोजीशनिंग है, बेबी की जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके से रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे जो सामने की तरफ जो फॉर्मेशन होगा बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट के सामने की तरफ, इसको बोलेंगे हम फॉरवर्टर। ठीक है, और जो बेबी के अलोंग साइड यानी कि पीछे की साइड रहेगा, इसको अपन कहते हैं हाइंड वाटर। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे हाइंड वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। ए वेल फ्लेक्स्ड हेड फिट्स वेल इनटू द सर्विक्स। वेल फ्लेक्स्ड हेड, जो बेबी का जो नॉर्मल, अगर हम पोस्चर की बात करें तो एटीट्यूड की बात करें तो बेबी का जो एटीट्यूड होता है वो वेल फ्लेक्स्ड होता है। ठीक है, तो वेल फ्लेक्स्ड में जो बेबी का जो हेड है वो पूरा ट्रंक के रीजन से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे बेबी डिसेंड होता है तो ऐसी कंडीशन में सर्विक्स के रीजन तक आते आते वो पूरा फिट हो जाता है। तो ए वेल फ्लेक्स्ड हेड फिट्स वेल इनटू द सर्विक्स एंड कट्स ऑफ द फ्लूइड। अब धीरे धीरे फ्लूइड क्या होगा, धीरे धीरे कटने लग जाएगा, साइड से आने लग जाएगा। कहाँ से आएगा, हाइंड वाटर से आएगा। अब हाइंड वाटर से आएगा, धीरे धीरे कलेक्शन होगा। तो पहले वाली इमेज में देखिए, यहाँ पे इस इमेज में, इमेज यहाँ पे मैंने मेंशन की है, एक तो बी इमेज, एक सी इमेज। इन दोनों को देखना आप। पहले वाली जो इमेज है, बी वाली जो इमेज है, इसको देखिए आप। यहां से जैसे जैसे बेबी का हेड डिसेंड होगा, जैसे जैसे सर्विक्स के लेवल पे आएगा, जैसे जैसे इसकी स्पेसमेंट रहेगी, वैसे वैसे हाइंड वाटर से यहाँ पे धीरे धीरे फ्लूइड जो है वो नीचे आएगा। और कहाँ पे आएगा, इस फॉर वाटर की रीजन पे आएगा। फॉर वाटर की रीजन पे आएगा तो धीरे धीरे फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो सी इमेज के अंदर आप देखिए कि फॉर वाटर जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एस्केप आउट होगा हाइंड वाटर से फ्लूइड, और धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, फॉर वाटर के अंदर आएगा। और यहाँ पे फॉर वाटर का जो बेग है वो थोड़ा क्या दिखेगा, हमें लार्ज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एस्केप आउट होता है हाइंड वाटर से। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको। जहां से फीटल बॉडी फ्लोट कर रही है, जहां से फीटल बॉडी मूव कर रही है, वहां से मूव करती करती सर्विक्स के रीजन तक आ गई, रीजन तक आई, इसका मतलब थोड़ी ना थोड़ी जगह जो है वो हाइंड वाटर को मिल गई है।
मूव करने के लिए। अब मूव करने के लिए मिल गई है तो हाइंड वाटर से पानी जो है निकल के, लिक्विड निकल करके धीरे धीरे कहाँ पे आ गया है, फोर वाटर के अंदर आ गया है। ठीक है, इट इज इजी टू फील, फोर वाटर को हम आसानी से फील कर सकते हैं। पीवी एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा हम वाटर को, इस फोर वाटर को हम फील कर सकते हैं। ये अर्ली लेबर की स्टेज में आपको इंटैक्ट देखने को मिलेगा, ओपन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्ली लेबर, अगर जल्दी लेबर आता है, प्री टर्म डिलीवरी होती है, प्री टर्म लेबर के केस देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फोर वाटर जो है वो जल्दी ही फट सकता है, इंटैक्ट हो सकता है, ओपन देखने को आपको मिल सकता है। और ऐसा ओपन फोर वाटर जो है वो मदर के लिए भी हार्मफुल रहता है और फीटस के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो ऐसी कंडीशन में लेबर के दौरान हमें मदर को और फीटस को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए और जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल हमें लेबर प्रोसेस को कंप्लीट करवाना चाहिए। तो ये था कुछ फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। तो हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमने बात की थी कि फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर पेन्स के बारे में और स्टेजेस ऑफ लेबर में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी। और सेकंड पार्ट में हमने बात की थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। उसमें थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमने देखा कि डिलीवरी कैसे होगी प्लेसेंटा की, 3 स्टेप हमने बात करी, सेपरेशन विद डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम, उसके शर्ट्स मेथड और मैथ्यू डंकन मेथड देखे, डिसेंट कैसे होता है, एक्सपल्शन कैसे होगा, रिटेन प्लेसेंटा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फंडल प्रेशर कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, उनके बारे में हमने देखा। इमेजेस की सहायता से हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किया और उसको भी हमने यहाँ पे देखा है। इंडिकेशन क्या रहेंगे सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा के, वो भी हमने यहाँ पे देखा कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहेंगे। उसके बाद में मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, और मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा के बाद फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हमने बात की कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन स्टेज में रहेगी फीटल और मदर। फीटस में हम अब गार स्कोरिंग वगैरह चेक करेंगे, फीटस की ब्रीथिंग चेक करेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न, एयरवे पैटर्न, सारा सब कुछ चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, उसकी हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। और उसके अलावा हमने बात की कि मदर की कंडीशन, बेली की स्ट्रक्चर अपन चेक करेंगे, प्रीवी एग्जामिनेशन कोई टीयरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है, और अलग से कोई पीपीएच के केस तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, हेमरेज तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, 500 ml से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कौन सा मैनेजमेंट करना है, वो सारा ऑब्जर्वेशन स्टेज में हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे पीपीएच के बारे में, तो उसमें हम बात करेंगे इसके ऑब्जर्वेशन की। और फीटल मेजर्स में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे फीटल में क्या क्या असेसमेंट किए जाते हैं और क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, वो सारा सब हम अलग से वीडियो में देखेंगे। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बाद में हमने बात की कि इवेंट्स ऑफ लेबर की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस रहेंगे। उसमें हमने बात की फंडल डोमिनेंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, और उसके बाद में हमने बात की फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है, जिसको हम बेंडल्स रिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने कुछ अरेंजमेंट देखे मसल फाइबर्स के बकेट होल्डिंग फैशन में, और सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन, और फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, जिसमें कि हाइंड वाटर और फोर वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।